Good morning, everyone. Welcome back to my channel BA Detailing. I hope you are doing well and सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जिनका भी आज जन्माष्टमी उत्सव पालन हो रहा है। भगवान जी का नाम लेते हुए सब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ऑलरेडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर मैंने पूरा कंसेप्ट को क्लियर किया था, तो आज थोड़ा सा हम लोग इजी हार्ड टॉपिक्स के ऊपर चल रहे हैं। आज का टॉपिक है थ्री लैंग्वेज फार्मूला इन डिटेल्स। थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है, ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस लर्निंग क्या है, व्हाट इज दिस एंड व्हाट दैट पॉइंट एक्चुअली मीन, क्या समझाना चाहता है उसे समझेंगे। एंड ये सारे क्वेश्चन से एक एक क्वेश्चन आता ही है, एक एक क्वेश्चन आता ही है। जितने टीईटी एग्जाम से बार बार बोल रही हूँ, टीईटी मीन्स टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो हम लोग चाहते हैं कि सिंपल से सिंपल फंडे में सब कुछ क्लियर हो। एंड बाकी का है जो इसको अगर हिंदी बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगी इसको और अच्छे से समझाने को हिंदी में भी। बाकी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने राइट डाउन किया है, आप लोग उसे पढ़ें एंड समझें। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे हमने जो मेंशन किया है, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। लैंग्वेज आप जानते हो, व्हाट डू मीन बाय लैंग्वेज? लैंग्वेज इज द पावर ऑफ ह्यूमन रेस थ्रू व्हिच इज एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ वेल। लैंग्वेज क्या है? नहीं, एक पावर है, एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है जो कि ह्यूमन रेस को मिला है, जिसके थ्रू ह्यूमन रेस क्या कर सकता है, खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, किसी अदर पर्सन का अंडरस्टैंड कर सकता है एक्सप्रेशंस को। ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, इट इज वन काइंड ऑफ व्हीकल ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, दैट मीन्स द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ साइन ऑफ सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट। आप सोसाइटी में हो, नेशनल डेवलपमेंट चाहते हो या नेशनल इंटीग्रेशन चाहते हो, तो लैंग्वेज इज द मीडिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मीडिया। ओके, अभी देखो नीड क्या होता है, इसका नीड क्या है लैंग्वेज का? नीड, मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू द सेकेंडरी लेवल। पहले का नीड था ये कि मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दिया जाए सेकेंडरी लेवल तक। एजुकेशन इन इंग्लिश एट अ हायर एजुकेशनल लेवल, जितने भी हायर एजुकेशनल लेवल है उसमें इंग्लिश यूज होंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन में ये इंपॉर्टेंट होंगी। टीचिंग ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एवरी चाइल्ड ऑफ द कंट्री, कंट्री में जितने भी बच्चे हैं उनको हम लोग लैंग्वेज सिखाएंगे, नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। तो मल्टीलिंगुअल सिस्टम होगा, दैट इज द मल्टीलिंगुअलिज्म। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोली मैं कि आपको सेकेंडरी लेवल तक इंस्ट्रक्शन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मदर टंग। एजुकेशन में इंग्लिश का इंपॉर्टेंस रहेगा, हायर एजुकेशन में, साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन में इंग्लिश चाहिए। मल्टीलिंगुअल सिस्टम, इंडिया में मल्टीलिंगुअल नेशन है। क्यों है, कितने लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट है। 16 लैंग्वेज अभी तक बोले जाते हैं, दैट इज स्पोकन इन डिफरेंट स्टेट्स। यूनिफाइंग फोर्स है, यूनिफाइंग फोर्स मीन फिर भी यूनिटी रखने के लिए एक सिंगल लैंग्वेज को रखा गया है। लेट टू सेपरेटिज्म, दैट इज ये जो 16 लैंग्वेज है, ये 16 लैंग्वेज अगर हर जगह यूज हो तो हम लोग सेपरेट हो जाएंगे एंड डिसइंटीग्रेशन इन आवर कंट्री। ठीक है, मेन कॉज क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन लैंग्वेज बेसिस। अगर हम लोग लैंग्वेज के बेस्ड में रीऑर्गेनाइज करें, फिर से स्टेट्स को बनाए, कॉमन लैंग्वेज रहेगा, नेसेसरी फॉर द इमोशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। अगर पूरे नेशन को एक साथ यूनाइट करना है हमें, या नेशनल इंटीग्रेशन चाहिए, सो वी नीड ए सिंगल लैंग्वेज। सिंगल और कॉमन लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे। अभी देखो, हिंदी एंड इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बहुत सारे जगह पे पहला तो हम लोग हिंदी चलेंगे। हिंदी स्पोकन बाय पीपल, हम लोग शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट ले रहे हैं जैसे कि आपको यूज हो। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ये बहुत ज्यादा यूज होता है हिंदी। क्लेम, मेजोरिटी नेशनल लैंग्वेज। क्लेम क्या है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इसको यूज करता है एंड नेशनल लैंग्वेज है इसलिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, याद रखो, ओएल ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, साउथ इंडिया इसको अगेंस्ट क्या है, इम्पोजिशन ऑफ हिंदी, बिकॉज साउथ इंडियंस लोग हिंदी में कमजोर हैं एंड वो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज मानते हैं, इसलिए इंग्लिश को समझना एंड पढ़ना उनको अच्छा लगता है। देन अगर मुस्लिम रूल्स के अकॉर्डिंग जाए तो फॉरेन लैंग्वेज फर्स्ट टाइम इन इंडिया उर्दू लैंग्वेज को रखा गया। गवर्नमेंटल वर्क में उन्होंने रखा उर्दू लैंग्वेज को। संस्कृत एंड अदर नेटिव लैंग्वेज एंड हिंदी कंटिन्यू, जैसे चल रहा था वैसे ही चला। फेवरेटिज्म, कौन सा लैंग्वेज फेवरेट था हमारा? हिंदी था या संस्कृत था। इंडियन लैंग्वेजेस डेवलप मोर एंड मोर, ऐसे करते करते बहुत सारे लैंग्वेज सब लैंग्वेज आते गए। अंडर ब्रिटिश रूल अगर देखें तो उन्होंने क्या किया था, आपको पता है ऑलरेडी, वुड डिस्पैच, आपको याद होगा वुड डिस्पैच के बारे में। ठीक है, या फिर आपको अगर मैं बोलूँ वुड डिस्पैच के साथ साथ और भी बहुत सारे पर्सन हैं, जैसे कि हमारे मैकले। ठीक है, मैकले, मैकले थे। ये जितने भी ब्रिटिशर्स थे, दे ऑलवेज ट्राई टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंग्लिश। ये देखो कि उन्होंने क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर ब्रिटिश रूल क्या क्या है, छोटे छोटे पॉइंट में है। एस्टैब्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस, क्रिश्चियन मिशनरीज बन गए, क्रिश्चियन रिलीजियंस बन गए। इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहा, इंक्लूडेड इंडियन लैंग्वेज ऑल्सो, बट प्रेफरेबल कौन सा था? इंग्लिश था। वुड डिस्पैच में 1854 में हमें पूरा हिस्ट्री दिखाना, लैंग्वेज फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इसलिए शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट में बताया गया ताकि आपको एग्जाम्स में भी हेल्पफुल हो। वुड डिस्पैच 1854। ठीक है, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, इंग्लिश होना चाहिए। मतलब हम किन बच्चों को अपने स्प्रेड के लिए, दैट इज द बिजनेस सेटअप के लिए लेंगे, ब्रिलियंट स्टूडेंट जो इंग्लिश में पढ़े। अदर इंडियन लैंग्वेज, अदर्स में क्या चला, इंडियन लैंग्वेज भी चला। प्रॉब्लम वाज पोस्टपोन टू 20 to 25 ईयर्स। हम लोगों ने क्या किया, मतलब तब के ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हिंदी जो लैंग्वेज था या संस्कृत था जो मदर टंग था उसको पोस्टपोन कर दिया 20 से 25 साल के लिए। अभी नेक्स्ट कमिटी में आते हैं, 1854 गया,
नेक्स्ट है एजुकेशन कमीशन 1882। एजुकेशन कमीशन 1882 इन्होंने क्या किया, सेकेंडरी स्कूल्स में इंग्लिश रख दिया, प्राइमरी स्कूल्स में इंडियन लैंग्वेज को रखा। पब्लिक मूवमेंट्स 20th सेंचुरी बिगनिंग हुआ इसके वजह से, एंड इंडियन लैंग्वेज को सेकेंडरी स्कूल्स में भी रखा गया, इंग्लिश को ऑल गवर्नमेंटल वर्क में रखा गया। सो हमारा पॉइंट क्या, सेकेंडरी स्कूल्स में अभी तक इंग्लिश कंटिन्यू हुआ, फिर भी उसके साथ क्या आया, मदर टंग आ गया। अभी नेक्स्ट आएगा दूसरा कमीशन, ये हम पूरा 1854 से स्टार्ट किए, 1854 के बाद 1882 एजुकेशन कमीशन, देन आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। तो यहाँ पे लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट हुए, अपॉइंटेड किया गया लैंग्वेज को, इंडियन लैंग्वेज अप टू द हायर सेकेंडरी स्टेज, सम इंग्लिश मीडियम schools met regional language as a medium of instruction। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी रीजनल लैंग्वेज को रखा गया पढ़ने के लिए। फिर आए हम लोग, ये 1917 तक खत्म हो गया, ये 1935 से 1947 तक आते हैं, जहाँ पे हम लोग को मिला फ्रीडम। तो इस पीरियड के अंदर बहुत सारे पब्लिक मूवमेंट्स चले, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रीजनल लैंग्वेज को रखा गया, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में ओनली इंग्लिश को रखा गया। 1942 में ब्रिटिश रूलर्स एक्सेप्ट किए किसको, इंडियन लैंग्वेजेस को। फर्स्ट कंपलसरी लैंग्वेज को इंडियन लैंग्वेज रखा गया, सेकंड को इंग्लिश रखा गया, जो कि सेकेंडरी एजुकेशन में कंटिन्यू रहा, एंड इंग्लिश को हायर एजुकेशन में भी रखा गया। इंडिपेंडेंट इंडिया में कैसे किया गया, इन इंडिपेंडेंट इंडिया कौन आया फर्स्ट कमीशन, देखो आफ्टर 1947, आफ्टर 1947 मतलब देखो हम लोग पहले क्या आया 1854, आफ्टर 1854 1882, देन आया हमारा आफ्टर 1882 1917, उसके बाद आया 1935 टू 1947, एंड लास्टली 1948। तो 1948 में राधाकृष्णन कमीशन आया, डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन, दैट इज अराउंड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के टाइम पे एक लैंग्वेज स्क्रिप्ट बनाया गया। तो ये स्क्रिप्ट होता है देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट, ये लैंग्वेज स्क्रिप्ट है देवनागरी स्क्रिप्ट। यहाँ पे इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज को भी रखा गया बोथ सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी स्टेज में। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर देखो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953, ये जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन, ये नियर अबाउट मैंने बोला था कि सेकेंडरी एजुकेशन के आसपास है, तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953 में आया। उन्होंने रिकमेंड किया 2 लैंग्वेज फॉर्मूला। फर्स्ट, स्टेट लेवल फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया, स्टडी एवरी लैंग्वेज स्पोकन इन स्टेट्स, जो भी स्टेट्स में लैंग्वेज प्रोवाइड किया गया उस लैंग्वेज को स्कूल्स में भी पढ़ा जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड द प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। रिकमेंडेशन क्या आया, इम्प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस आए। बिफोर इंडिपेंडेंस इंग्लिश था, मदर टंग था, एंड 1 एडिशनल लैंग्वेज। आफ्टर इंडिपेंडेंस हिंदी, रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश आया। मदर टंग कुछ भी हो सकता है, बट 1 एडिशनल लैंग्वेज जो था वो कोई भी रीजनल लैंग्वेज होगा। मदर टंग में हम लोग संस्कृत तब के टाइम पे यूज करते थे बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस हिंदी, रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश आया। अभी नेक्स्ट आता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1956, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आ गया, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज और एक कॉम्पोजिट कोर्स ऑफ बोथ, दोनों को मिला के एक लैंग्वेज बना। इंग्लिश लैंग्वेज चला, हिंदी फॉर नॉन हिंदी एरियाज और एनी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज फॉर हिंदी स्पीकिंग एरियाज। जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग एरियाज है तो वहाँ तो हिंदी चलेगा, बट नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज में हिंदी, और प्लस जैसे भी वहाँ के एरिया में हिंदी चले उसके साथ मिक्स होकर अदर लैंग्वेज को हम डाल सकते हैं। इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी, कितना सारा कमिटीज आ गया 1956, ये हो गया आपका इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी, इंटीग्रेशन कमेटी। हाँ, ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को डाल दिया, कंसिडर किया गया, बट कंसिडर करने के साथ साथ उन्होंने वेरीफाई किया, रिव्यू दिया कि ये वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। सम रीजन सपोर्ट इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे एरियाज में अभी तक इंडिया के इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहे थे। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स इन अदर कंट्रीज जो है, तो इसको आप 18 से जो पॉइंट्स मैं 22 तक बोलूंगी ये आप स्किप कर सकते हैं, कोई नहीं है, क्योंकि जर्मनी, फ्रांस, रशिया ये सब एरियाज का ये है, तो ये हमें नहीं चाहिए। देन नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन कमीशन ऑफ द कोठारी कमीशन, 23 से फिर से स्टार्ट करेंगे। कोठारी कमीशन वो एक्स्ट्रा पार्ट था, बिकॉज रशिया फ्रांस का हमें उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, क्वेश्चन रेयर रहते हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हमारी इंडिया का आपको पूरा डिटेल्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन, कोठारी कमीशन 1964 टू 66, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को एडप्ट किया गया, एंड सारी जगह पे कोई भी स्टेज हो पढ़ाया गया। लोअर प्राइमरी स्टेज में ओनली मदर टंग, लोअर प्राइमरी स्टेज में ओनली मदर टंग यूज किया जाएगा। हायर प्राइमरी क्लासेस में यूनियन लैंग्वेज अलॉन्ग विथ मदर टंग, यूनियन लैंग्वेज मीन्स अभी हम लोग रखेंगे इंग्लिश एंड मदर टंग। देन जूनियर हायर स्कूल स्टेज जो था, इसमें मदर टंग, यूनियन लैंग्वेज एंड 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मतलब यूनियन लैंग्वेज एक साथ जुड़ा हुआ लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज है उसको रखा जाएगा, मदर टंग रखा गया, एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इंग्लिश को रखा गया। हायर सेकेंडरी लेवल पे 2 लैंग्वेजेस आए कंपलसरी, इंग्लिश हिंदी। हायर स्टेज में नो कंपल्सन ऑफ लैंग्वेज, कंपलसरी लैंग्वेज नहीं था, कोई हिंदी बोल सकता है, कोई इंग्लिश ले सकता है। तो इस टाइम में सब कुछ चेंजेस हुआ, क्योंकि प्राइमरी लेवल में ओनली, लोअर प्राइमरी में ओनली मदर टंग है, हायर प्राइमरी में यूनियन लैंग्वेज को यूज़ किया, जूनियर हाई स्कूल में हमने 3 लैंग्वेज को यूज़ किया, हायर सेकेंडरी स्टेज में 2 लैंग्वेज आए, एंड अपर जो यूनिवर्सिटी लेवल में एनी 1 लैंग्वेज आएंगे। तो ये हो गया कि हम अगर क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर चलते हैं तो पहले के टाइम पे यूज़ क्या होता था, संस्कृत, पर्शियन, अरबिक। ये अभी के टाइम पे और कंपलसरी पॉइंट पे नहीं है, पर पहले था। ठीक है, ये थोड़ा सा जान लिया हमने। फिर नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये हो गया आपका मेन पॉइंट, ऑपरेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। आपको तब डिटेल्स पता चला होगा कि हमने स्टार्ट किया 1854 से, देन आया हम 1882 में, ठीक है।
1882 में एजुकेशनल कमीशन जो था 1882, देन आया 1917 में, ठीक है। 1917 के बाद हम लोग 1935 टू 1947 में आ गए, देन 1948, देन हम लोग 1953, 1956, ओके। फिर हमने 1964 टू 66, इतने सारे पॉइंट्स को हमने पढ़ा, ठीक है। सो ऑपरेशन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्लास 1 टू आपका जो भी मेंशन है 4, क्लास 1 टू 4 1 लैंग्वेज मदर टंग रहेगा, क्लास 5 टू 7 2 लैंग्वेज आएंगे मदर टंग एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, हिंदी एंड एसोसिएटेड जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश बोथ रहेगा, ठीक है। अभी क्लास 10 मतलब 8 टू 10 के लिए हमने क्या यूज़ किया, 3 लैंग्वेज यूज़ किया कंपलसरी, वन ऑफ दीज 3 लैंग्वेज, कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, और उसके साथ एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा, एंड नॉर्मली हम लोग मतलब इंग्लिश हिंदी एंड जो हमारे एरियाज का रीजनल लैंग्वेज है उसको यूज़ किया। क्लासेस हायर हो गए अभी 11 12 के लिए 2 लैंग्वेजेस आ गई जो कंपलसरी मोड पे था, एनी 2 ऑफ द 3 लैंग्वेज हम लोग पढ़ सकते हैं जो भी पहले पढ़ रहे थे, एक फॉरेन लैंग्वेज रहेगा, एक इंडियन लैंग्वेज रहेगा। तो और एक कमिटी आया, रिकमेंडेशंस ऑफ द ईश्वर भाई पटेल कमिटी, ठीक है, उन्होंने रिकमेंड किया, रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन शुड बी द गिवन कंसिडरेशन, उनको सपोर्ट किया, ठीक है, कोठारी कमीशन को सपोर्ट किया एंड 3 लैंग्वेज पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। रेमेडीज टू लैंग्वेज प्रॉब्लम, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम इंडिया में हो रहा था उसको ठीक किया गया, इंग्लिश को रखा गया हायर स्टेज पे, क्लास आपके 6 से ही इंग्लिश स्टार्ट हो जाता, बर्डन नहीं होगा, बर्डन फ्री इंग्लिश किया गया, टीचिंग इंडियन लैंग्वेज किया गया। क्लासिकल लैंग्वेज आपने समझा, संस्कृत है, अरबिक, पर्शियन है, तो संस्कृत को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, कंपलसरी लैंग्वेज था पहले के टाइम पे, एंशियंट पीरियड में, अभी के टाइम पे ये ओनली वन काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट है। क्लासिकल सब्जेक्ट शुड बी टॉट इंडिपेंडेंटली एट द हायर लेवल पे रखा गया, एंड इसको भी हम लोग बर्डन नहीं क्रिएट किए, एंड कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इसको भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं किया गया। आज के टाइम पे अगर देखा जाए प्रेजेंट डे टीचिंग में संस्कृत हैज बीन इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ हिंदी, हिंदी के साथ ये जुड़ा हुआ है, हिंदी हम लोग जस्ट पढ़ते हैं, संस्कृत को भी पढ़ते हैं, एंड एट द हायर एजुकेशनल लेवल डिफिकल्टी ऑफ प्रीवियस नॉलेज में राइज व्हाइल सिलेक्टिंग द क्लासिकल सब्जेक्ट, इसलिए प्रॉब्लम भी होता है जब बच्चे हायर क्लास को जाते हैं कौन सा सिलेक्ट करें, हिंदी और संस्कृत, इसमें प्रॉब्लम आते हैं, कोर्सेज को इसलिए सिंप्लीफाइड किए गए। स्टडी ऑफ दीज subjects at the primary and the secondary level, enable them to select these subjects as independent subject, ये ऑप्शनल रखे गए थे, स्कूल के टाइम पे हमारे टाइम पे भी ऑप्शनल रखे गए हैं। द प्रॉब्लम ऑफ टीचर्स, पीपल स्पीकिंग अदर लैंग्वेज, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन ट्रेन देम फॉर टीचिंग, मतलब जो लोग दूसरे दूसरे लैंग्वेज बोल सकते हैं, अदर लैंग्वेज बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि हमारा गवर्नमेंट उसको ट्रेन करता है पहले टीचर्स के लिए कि आपके पास नॉलेज नहीं है इस लैंग्वेज का, इस लैंग्वेज को पढ़ाने का, तो आप पहले उसका ट्रेंड करिए। देन यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, सिलेक्ट टीचर्स फॉर द डिफरेंट लैंग्वेज के लिए अलग अलग टीचर्स रखा, आफ्टर ट्रेनिंग अपॉइंटेड एज द लैंग्वेज डायरेक्टर्स, उनको लैंग्वेज डायरेक्टर्स रखा गया ताकि वो बच्चों को जाके पढ़ा सके प्रॉपर्ली उसी लैंग्वेज में, एंड उसमें जो भी इशूज हो वो ट्रेनिंग दे सके। रीजनल लैंग्वेज गिव एडिशनल सैलरी, जो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाता है उनको एडिशनल सैलरीज मिलते हैं। तो ये हो गया आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में फर्स्ट आपका है हिंदी, अभी के लिए है हिंदी, दैट मीन्स आपको मदर टंग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, मदर टंग, देन हिंदी, और एक आपका ऑफिशियल सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। हिंदी के साथ साथ अभी संस्कृत भी रखे गए हैं, तो ये 3 लैंग्वेज सिस्टम है। क्लासिकल में ओनली संस्कृत, पर्शियन, अरबिक है। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में आपने स्टार्टिंग किया ऊड डिस्पैच से, ऊड डिस्पैच के बाद ये आया आपका एजुकेशनल कमीशन जो 2 लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा था, एंड उसके बाद एजुकेशनल कमीशन के बाद आया 1917 में इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी, उसके बाद आपका 1917 के बाद जो कमेटी आया आपका 1935 टू 47 में, ठीक है। अच्छा 1917 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन आया था, एंड सॉरी 1935 टू 47 में ये जब आया, दैट इज इसमें कोई भी पॉइंट नहीं था क्योंकि ये हमारा मिशनरीज जो पॉइंट था ब्रिटिश रूल को ही सपोर्ट हो रहा था, तो तब तक उसको हटाया गया, ओके। देन 1948 में आया आपका राधा कृष्णन कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन 1948 में आया, आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया 1953 में, एंड 1956 में आया सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, ओके 1956 में आया सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, 1961 में आया इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी, एंड आफ्टर 10 years ऑफ प्रॉब्लम्स अब 1961 तक हम लोग चले, 1961 के बाद 64 टू 66 में कोठारी कमीशन आया, ठीक है, कोठारी कमीशन आ गया, उसको सपोर्ट किया ईश्वर भाई पटेल कमेटी, सो ईश्वर भाई पटेल कमेटी और ईश्वर भाई कमेटी भी बोल सकते हैं ओनली, तो यहाँ पे सपोर्ट होने के बाद ये पॉइंट हम लोग थोड़ा सा भी घुमा रहे, ईश्वर भाई पटेल कमेटी बोल रहे, देन यहाँ पे प्रेजेंट डे के बारे में बताया गया, एंशिएंट डे के बारे में बताया गया, एंड प्रॉब्लम्स बताएंगे। तो हम पूरा स्टार्टिंग कर लिए, स्टार्टिंग से एंडिंग तक आगे 1854 से लेके आपका 1963 जो आया था, ये आपका इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमेटी आपका 1917, तो आप याद रखो उसके अकॉर्डिंग पढ़े। फिर अभी नेक्स्ट चलते हैं, देखो डिस्टेंस लर्निंग एंड ओपन लर्निंग, ओपन लर्निंग इट इज नॉन फॉर्मल अप्रोच, ये क्या है, एक नॉन फॉर्मल अप्रोच है,
ठीक है, टू फॉर्मल एजुकेशन। मतलब फॉर्मली आप लोग जो ऑफिशियली पढ़ते हो, जैसे एक एडमिशन लेते हो फिर पढ़ते हो, तो उसके लिए एक नॉन फॉर्मल अप्रोच है। द इंस्टीट्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड सो दैट नीड्स ऑफ द पीपल कैन बी फुलफिल्ड हु कैन नॉट गेट द हायर एजुकेशन ड्यू टू सम रीजन। हम इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन का एक ऑपोजिट वर्जन, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जस्ट लाइक ओपन यूनिवर्सिटी आप लोग जानते हो वैसे ही है। ओपन यूनिवर्सिटी में जैसे पढ़ाई होता है वैसे ही है। हर दिन स्कूल नहीं जाना, हर दिन कॉलेज नहीं जाना, बट हम लोग एडमिशन ले चुके हैं, फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। जो लोग जॉब में हैं, जो लोग वर्क में हैं, तो उनके लिए ये हेल्पफुल है। व्हाई शुड वी टेक ओपन एजुकेशन? क्यों हमें लेना चाहिए? बिकॉज़ एडल्ट पर्सन्स आर नॉट एबल टू टेक देयर एजुकेशन ड्यू टू देयर एडल्टहुड, क्योंकि एडल्टहुड में कुछ इश्यूज़ था, कुछ लोग ड्रग में अब्यूज़्ड हो गए, बैड कंपनीज़ में आ गए और स्कूल छोड़ दिए। तो ये सब चीज़ों के लिए हमने एक ग्रुप ऑफ मेथोडोलॉजीज़ को यूज़ किया एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन अप्रोच को इंस्टीट्यूशन के थ्रू ओपन कर दिया फॉर्मल एजुकेशन के लिए। तो वहाँ बच्चे जाएँ एंड पढ़ें। तो ये ओपन लर्निंग पता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ओपन लर्निंग का क्या है? हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, ये नेशनल एजुकेशन कमीशन है 2049। एक्चुअली नेशनल एजुकेशन कमीशन 1992 को अभी ऑब्जेक्टिव वाइज देखते हुए साइड में मेंशन किया जाता है 2049। अभी बोलेंगे तो 2049 तो आया नहीं है, बहुत लेट है। नहीं, ये पहले का ही कमिटी है 2049। ये रिकमेंडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ओपन यूनिवर्सिटी। ये 1992 था, इसको चेंज किया गया है थोड़ा बहुत एंड उस अकॉर्डिंग 2049 रखा गया है एंड इसके बेसिस पे ओपन यूनिवर्सिटी ओपन किया गया। ये होता है शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको मेनली याद रखना है। ओपन यूनिवर्सिटी हो गया। इसका जो 19th प्लान है, 19th, ठीक है, सॉरी 19th बोल रही हूँ, सॉरी फॉर द मिस्टेक। 9th जो प्लान है, 9th प्लान टू 2054 टू 59 हैज प्लान फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी बाय द एंड ऑफ दैट प्लान। ये 9 साल का एक प्लानिंग है। 9 साल के प्लानिंग में वो चाहता है, 9th प्लान जब उन्होंने बनाया, 9 साल का प्लानिंग में 5 ईयर्स में ये चेंज होता है, बट लास्ट जो बना है अभी तक कंटिन्यू में है कि ओपन यूनिवर्सिटी हर जगह पे एस्टैब्लिश्ड हो जाना चाहिए। तो सम ओपन यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि ट्यू और अभी तक ये नेपाल में ही पहला ओपन यूनिवर्सिटी आया था। देन पूर्वांचल यूनिवर्सिटी आर प्रोवाइडिंग कोर्सेज इन द ओपन एजुकेशन एंड एनसीईडी हैज़ एस्टैब्लिश्ड सम ओपन स्कूल सेंटर्स। एनसीडी जो कि आपका नेशनल कमीशन है एजुकेशन के लिए, उन्होंने क्या बनाया, जो डिवीज़न वाइज़, ज़ोन वाइज़ कुछ-कुछ स्कूल्स भी ओपन कर दिए बच्चों के लिए। एनआईओएस ओडिशा में बहुत फेमस है, आप सुने वही है। ठीक है? तो ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी आपको पता है कि आपका जो ओपन यूनिवर्सिटी ओपन लर्निंग का कहाँ एस्टैब्लिश्ड हुआ था? एस्टैब्लिश्ड इन द यूके 1960 में। द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी क्या है? एयर। ठीक है? नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी उस टाइम पे इसको फर्स्ट रखा गया था एयर एंड इट वाज़ इनॉग्रेटेड इन 1970। ठीक है? यूनिवर्सिटी ऑफ एयर। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी मेंशन हो गया बिकॉज़ 2 बार यूनिवर्सिटी होगा, तो हमने शॉर्ट में थोड़ा लिख दिया द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एयर। यूनिवर्सिटी ऑफ एयर, बस इतना याद रखिए। ये नेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से फिर जाना गया, इन द नेम ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी इनॉग्रेशन हुआ। पहले आया यूनिवर्सिटी ऑफ एयर, उसके बाद चेंज किया गया यूनिवर्सिटी का नाम नेशनल यूनिवर्सिटी। देन इसमें द फर्स्ट चांसलर कौन थे? यूनिवर्सिटी वाज़ चांसलर कोऑर्डिनेटर ऑफ द यूनिवर्सिटी वाज़ हारोल्ड विल्सन। हारोल्ड विल्सन, ठीक है? हारोल्ड विल्सन उस टाइम के द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके थे। अबुल कलाम आज़ाद को आप जानते हैं, उन्होंने भी जो एजुकेशनल प्लान रखा था, उसी चीज़ को फॉलो करते हुए रखा था। एंड अल्मा इकबाल यूनिवर्सिटी नेक्स्ट आया पाकिस्तान में, फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड द ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ द सार्क रीजन। जो सार्क हमारे हैं 20 टॉप कंट्रीज़ हैं, उसको एजुकेशन ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू सारे लोगों को इंक्लूड करने के लिए, बच्चों को एजुकेशन देने के लिए ये चीज़ किया गया था। अल्मा इकबाल यूनिवर्सिटी, अल्मा इकबाल यूनिवर्सिटी, ओके। देन प्रोसेस ऑफ लर्निंग ओपन यूनिवर्सिटीज़, इन ओपन यूनिवर्सिटीज़ क्या है? इट इज़ बेस्ड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एबिलिटी, आपके एबिलिटी के अकॉर्डिंग एंड एबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा। आपका जितना नीड है आप उतना पढ़ेंगे। दे लर्न बाय देयर सेल्फ स्टडी, जब भी उनका फ्री टाइम हो बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं। ऑल स्टूडेंट्स लर्न इन देयर ओन स्टाइल यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेटिव आइडियाज। फिनिश टास्क वन टास्क ऑफ लर्निंग, देन दे स्टार्ट द अदर्स टास्क एज पर देयर कैपेबिलिटीज एंड फिनिश देयर सर्टेन वर्क। तो ये जो ओपन यूनिवर्सिटीज में होता है कि ओपन लर्निंग, दैट मीन्स आपको फ्रीडम दी जाती है सब कुछ पढ़ने के लिए। एंड व्हेन दे थिंक दे आर रेडी टू गिव देयर एग्जामिनेशन, देन द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है? After success in the examination, they are awarded a degree which has a equal priority as those of the regular examination। तो ये बहुत ही आजकल टाइम पे चल रहा है। ये पॉजिटिव साइड्स हैं कि बच्चे हायर प्रोडक्टिविटी बढ़ रहे हैं, बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे प्रॉपर्ली पढ़ाई कर पा रहे हैं, बहुत कुछ हो पा रहा है। मोबाइल लाइब्रेरी है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, याद रखो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इंटरनेट में। आप लोग जैसे पढ़ रहे हो, ये भी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं। ये रिसोर्सेज को यूज़ करके बच्चे कहीं पे भी, कहीं पे, एनी वेयर, एनी प्लेसेस, एनी टाइम, जब भी वो फ्री रहे वो पढ़ाई कर सकते हैं उनके कंफर्टेबल जोन पे। इंस्ट्रक्शन पहले से ही गाइड दिया जाता है, गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेम पॉइंट्स में आप लोग लिख सकते हैं कहाँ-कहाँ से वो हेल्प मिल जाएगा उनको। एंड नेपाल में ये मतलब इसको हेल्प करने के लिए यूज़ किया गया पहला टेक्निक, दैट इज़ 1980 में रेडियो को यूज़ किया गया। इन TU एंड द पूर्वांचल यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन वाज़ कंडक्टेड सिंस
2058 बीएस, ओके, ये थोड़ा अलग सा ईयर का टर्म है। अगर 2049 को हमने 1992 थिंक किया तो 2058 को हम थिंक कर सकते हैं कि उसके 10 साल, ऑलमोस्ट 10 साल, क्योंकि हमने बोला 2049 एनईसी है वहाँ पे, तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 1992 से आप ऑलमोस्ट 9 इयर्स काउंट कर दीजिए, सो आपको मिल जाएगा 2001, तो ये 2001 का एक प्रोग्राम है। सो इन 1982 यूनिवर्सिटी अब चिकागो बिगन ऑफरिंग डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज। कोर्सेज में प्रोवाइड किया है क्वालिटी एजुकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, हर एक चीज प्रोवाइड किया गया। लर्निंग मटेरियल्स डिस्टेंस में रहे, जो बच्चे हैं उनके लिए रहेगा सेल्फ स्टडी मटेरियल, वीडियो, यूट्यूब चैनल्स, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, कॉन्टैक्ट क्लासेस एटसेट्रा। उनके नॉलेज को वो एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए। क्या क्या मेथड्स इसमें यूज किए गए, क्या क्या यूज किए गए, जस्ट लाइक क्वेश्चंस आता था तो क्वेश्चंस में ये सारे मेथड्स को हम लोग यूज करके बच्चे को पढ़ाना चाहिए। जैसे डिस्क्राइब द कंसेप्ट प्रोसेस लर्निंग मटेरियल ऑफ द ओपन लर्निंग, डिस्क्राइब द कंसेप्ट प्रोसेस लर्निंग मटेरियल ऑफ द डिस्टेंस लर्निंग। अभी देखिए मैं बोल रही हूँ क्या कि आप लोग इतना सारा चीज पढ़ रहे कि ओपन लर्निंग पढ़ लिए, डिस्टेंस लर्निंग पढ़ लिए, अभी बच्चों को भी वही चीज सिखाना चाहिए। यूनिवर्सिटी का पहला मोटो उस टाइम पे भी था, अभी भी है, और आप लोगों को भी मैं बता रही हूँ, आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी ये इंपॉर्टेंट है कि ओपन लर्निंग क्या है, डिस्टेंस लर्निंग क्या है। ओपन लर्निंग जैसे कि हम लोग कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे, इट इज वन काइंड ऑफ डिस्टेंस लर्निंग आल्सो, डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन है, जहाँ पे 1980 में चिकागो यूनिवर्सिटी में रखा गया कि ओपन लर्निंग प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसको हम लोग डिस्टेंस लर्निंग भी बोलते हैं। अपने हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हुए पर्सन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों ही सेम है। यहाँ पे वर्सेस का पॉइंट जब आता है कि कंपेयर द ओपन लर्निंग एंड द डिस्टेंस लर्निंग, ओपन लर्निंग में बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो डायरेक्टली जा सकते हैं यूनिवर्सिटीज को, बट डिस्टेंस लर्निंग में ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस एरिया वो जा नहीं सकते। सेकंड पॉइंट, ओपन लर्निंग में बच्चे जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, बट डिस्टेंस लर्निंग में पॉसिबिलिटीज हैं, मे बी द पॉसिबिलिटीज कि कॉलिंग के थ्रू, कॉन्टैक्ट के थ्रू, कॉन्टैक्ट क्लासेस के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, ये सब के थ्रू क्लियर करना पड़ेगा। ओपन लर्निंग में बुक्स जाके लाना पड़ता है, एंड डिस्टेंस लर्निंग में बुक्स आपको ऑलरेडी सेंड किया जाता है आपके एड्रेस पे। ओपन लर्निंग में जो टीचर्स रहेंगे वो ज्यादातर सारी चीजों को संडे टू संडे पढ़ाते हैं या फिर हॉलीडेज में पढ़ाते हैं, एंड डिस्टेंस लर्निंग पे टीचर्स ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे सब कुछ छोड़ देते हैं, सो दैट बच्चे वहां से ज्ञान कर सके या खुद से पढ़ सके। तो दिस इज द कंपैरिजन पॉइंट, एंड ये कंपैरिजन पॉइंट्स को आपने पढ़ने के बाद ये खत्म हो गया। सो ओपन लर्निंग को ही हमने डिस्क्राइब किया, डिस्टेंस लर्निंग का भी पॉइंट सारा सेम है, ओनली ओपन लर्निंग के वर्ड को चेंज करके डिस्टेंस लर्निंग, बिकॉज पहला आया था ओपन लर्निंग, उसके बाद उसी को चेंज किया गया एंड वो डिस्टेंस लर्निंग बन गया। एंड अभी इसको अगर कंपैरिजन कर तो ये चार चार पॉइंट का डिफरेंस आएगा, इतना ही। सो इसको थोड़ा-सा माइंड में रखिए, क्योंकि न्यू कांसेप्ट्स हैं, एंड एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, कौन से मेथड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या है, पहला यूनिवर्सिटी क्या है, एनईसी नेपाल में जो आया था, नेशनल एजुकेशन कमीशन हम जो बोल रहे हैं, तो ये जो नेशनल एजुकेशन कमीशन जो हो गया, ये कमीशन 2049 बीएस में आया था वहाँ पे, तो 1992 में हमारे इंडियन ईयर्स के अकॉर्डिंग है, एंड ये पूरा 9th प्लान में सेटअप करने को ट्राई किया ओपन एजुकेशन को। पहला जो ओपन एजुकेशन सेटअप स्टार्ट हुआ वो 19th लेट 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। वेट मैं आपको बताती हूँ, यूके में स्टार्ट हुआ था। हुँ, यहाँ पे 19 लेट 1970s हम मैंने बोला 1970s में हुआ, यूके में हुआ था, 1960s में 10 इयर्स लगा था उसका रीनेम करने के लिए, उसको इनॉग्रेशन करने के लिए। बस इतना याद रख लीजिए, इतना में हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा सो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड गिव मी योर फीडबैक कि आपको कैसा लग रहा है, बिकॉज़ उसी एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियोज़ लाने के लिए। एंड सीटेट, ओटेट के, सीटेट के स्पेशली, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से बच्चे जुड़ रहे हैं, तो सीटेट के लिए हम लोग प्रिपरेशन दे रहे हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरा माइंड मैप मैंने आधा घंटा में समझाया है, तो प्रीवियस जो वीडियो है उसको आप देख लीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, आज ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, ये सीटी, रोटेट और डिफरेंट टाइप ऑफ एसटीएट, ये के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो आ गया इंटेलिजेंस पॉइंट को, उसको लेके आएँगे, उसके रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उसको करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।